सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक। अध्याय 1 भाषा और व्याकरण। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। भाषा की पहचान, भाषा के रूप की जानकारी कि हम किसे भाषा कहते हैं जानेंगे और भाषा के कितने रूप होते हैं। आओ दोहराएं। आप सुबह उठकर अपने पिता, माता पिता और बड़ों का किस तरह अभिवादन करते हो? तो सुबह उठकर आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हो? आप घर में किस भाषा में बात करते और लिखते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझाया गया। बच्चा कह रहा है माँ मैं खेलने जा रहा हूं। माँ कहती है बेटा ठीक है, जल्दी आ जाना। दूसरे चित्र में देखो पापा मैंने कविता लिखी है। वाह बहुत सुंदर कविता है। तो हमने देखा यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ को बोलकर कुछ बता रहा है और दूसरे में एक बच्ची अपने पिता को लिखकर कुछ दिखा रही है। बच्चों, हमें दूसरों की बात समझने और अपनी बात समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं और दूसरों की बात कैसे समझते हैं बच्चों? भाषा के माध्यम से। भाषा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात समझा पाते हैं, दूसरों की समझ पाते हैं। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात बोलकर कहते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। तो या तो हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? बोलकर और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, या फिर हम अपनी बात लिखकर बताते हैं और दूसरा हमारी बात पढ़कर समझता है। ऐसे दूसरा में लिखकर बताएगा और हम पढ़कर समझेंगे। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें समझते हैं और इन्हीं माध्यम से वे हमारी बात समझते हैं। तो हम अपनी बात दूसरों को बोलकर बताते तो वो सुनकर समझता है, हम अपनी बात लिखकर बताते तो वो पढ़कर समझता है, और ऐसे ही हम दूसरों की बातें भी सुनते और पढ़ते हैं, यानी कि दूसरों की बातें भी समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की परिभाषा है ये, जब हम बोलकर या सुनकर अपने मन के भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। पशु पक्षी की भी अपनी बोली होती है। पशु पक्षी तरह तरह की आवाजें निकालते हैं और वे इन आवाजों को आपस में समझते हैं। तो बच्चों, संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी ही क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी बोलियां होती हैं जिसके माध्यम से वो एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं। लेकिन पशु पक्षी की बोलियों को हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी बातें केवल उनको ही समझ में आती है। जैसे कबूतर गुटर गू करता है, तोता टै टै करता है, बकरी मैं करती है और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अब आता है भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जानते हैं सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, वाद विवाद करना। तो मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर समझाएंगे, सामने वाला उसको सुनकर समझेगा। सामने वाला बोलकर बताएगा तो हम सुनकर समझेंगे। तो ये मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देना हो गया, टेलीफोन पे बात करना और वाद विवाद करना मौखिक भाषा के रूप है। फिर आती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की लिखी गई बातों को समझते हैं, तब वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब, अखबार आदि। यानी कि जब हम अपनी बात लिखकर बताएं, सामने वाला पढ़कर समझे, सामने वाला लिखकर बताए, हम पढ़कर समझे, तो ये लिखित रूप है भाषा का। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, किताब हो गई, अखबार हो गए, इसके उदाहरण है। अब आता है विभिन्न भाषाएं। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। बहुत बड़ा है हमारा संसार, तो बहुत सारी भाषाएं हैं। जापान के लोग जापानी, रूस के रूसी, चीन के चीनी तथा इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इनके अलावा अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं हैं। विश्व में कामकाज और संपर्क के लिए अंग्रेजी सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। तो मतलब हर देश की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं।
लेकिन अगर हम एक दूसरे से बात करनी होती है तो अंग्रेजी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, कामकाज के लिए भी और संपर्क के लिए भी। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो इस प्रकार तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। संविधान यानी कि जिसमें देश के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। ये 22 भाषाएं असमिया, तमिल, मणिपुरी, कश्मीरी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, संथाली, मलयालम, उर्दू, नेपाली, संस्कृत, डोगरी, ओडिया, तेलुगु, सिंधी, कोंकणी और बोडो। हिंदी भाषा का मूल संस्कृत है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है संस्कृत से ही बनी है, हमारी राजभाषा है हिंदी, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आती है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं, यानी कि किसी भाषा को जो लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी तो बच्चों हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा के लिए देवनागरी, इसके अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाओं को भी लिखा जाता है, नेपाली को भी लिखा जाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के लिखने हेतु निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो किसी भी भाषा के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वो लिपि कहलाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी हैं। व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और पढ़ना सिखाता है। अगर हम किसी भाषा को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमें पहले उस भाषा का व्याकरण सीखना होगा। ठीक है, उस भाषा के नियमों की हमें जानकारी देता है। अगर हम व्याकरण को नहीं जानेंगे तो हम भाषा का शुद्ध रूप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब दोहरा लेते हैं हमने सीखा में से। अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जिस भाषा को बोलना सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार समझते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। याद रखें, आज के समय में भाषा के आदान प्रदान के अनेक साधन हैं, जैसे पत्र, फोन, ईमेल आदि। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, लिखित प्रश्न का सही उत्तर में पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगा लेते हैं। विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? वर्णमाला, संज्ञा, भाषा। तो इसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप है? 3, 2, 4 तो 2। पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, फारसी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो गुरुमुखी लिपि में। सही या गलत का निशान लगाइए। लगाते हैं। भाषा के बिना हमारा काम चल सकता है? नहीं। भाषा के दो रूप है। बिल्कुल सही। हिंदी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल सही। संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बिल्कुल सही। सभी भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जाता है। गलत। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। भाषा के दो रूप है। पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।
चित्रों को देखिए और प्रत्येक के नीचे भाषा के रूप के आधार पर लिखित अथवा मौखिक लिखिए। तो मौखिक, आपस में बातचीत कर रहे हैं तो मौखिक, अध्यापक बोर्ड पर लिखकर समझा रहा है तो लिखित, दादी माँ कहानी सुना रही है तो मौखिक, अगला है सही मेल मिलाइए। हिंदी देवनागरी यानी कि लिपि से मिलाना है, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन और उर्दू फारसी। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा और व्याकरण के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।